क्या आपको एक ही चीज से बार बार डराया जा सकता है? अगर आप बहुत दिलेर नहीं हैं तो भी इसका जवाब होगा नहीं। और भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुछ ऐसा ही जवाब हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट को दिया। 10 अगस्त को पहले टीजर कि आज भारत को लेकर होने वाला है बड़ा खुलासा, फिर आधी रात से कुछ देर पहले भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी की बॉस माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद निवेशकों के मन में जो सबसे पहली बात आई कि क्या बाजार में फिर जनवरी 2023 जैसी कयामत आने वाली है। ये वही वक्त था जब हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के शेयरों पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी और ये कहा था कि इसके शेयरों का वैल्यूएशन 80% तक घट सकता है। इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के लगभग सभी शेयरों में कोहराम मच गया। वैसे अब इन सभी शेयरों में पूरी तरह रिकवरी हो चुकी है। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट की, जिसमें किसी कंपनी को नहीं बल्कि मार्केट रेगुलेटर की बॉस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। एक डर था कि शायद बाजार में आज भी धड़ाधड़ बिकवाली होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बाजार खुला तब गिरावट रही, लेकिन कारोबार बंद होने तक सारी गिरावट कवर हो चुकी थी और सेंसेक्स सिर्फ 57 अंक नीचे बंद हुआ। साफ है कि हिंडनबर्ग के ताजा आरोपों से बाजार में कोई पैनिक नहीं हुआ। सेबी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और ये भी साबित कर दिया कि हिंडनबर्ग के किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है। पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मार्केट टूटा था तो रिटेल निवेशकों ने बहुत पैसा गंवाया था, लेकिन अब भारतीय शेयर बाजार के छोटे छोटे निवेशक भी काफी होशियारी से बाजार में उतर रहे हैं। भारतीय रिटेल निवेशकों को इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां तक भारतीय शेयर बाजार की बात है तो यहां का मार्केट पहले ही बॉटम बना चुका है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मुमकिन है कि शेयर बाजार अगस्त में ही नया हाई लगा ले। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी ने काफी मजबूती से सफाई दी और अपना पक्ष रखा, जिसका असर आज शेयर बाजार पे दिखा। सेबी ने 11 अगस्त को एक डिटेल प्रेस रिलीज जारी करके निवेशकों से पैनिक ना करने की रिक्वेस्ट की। सेबी ने निवेशकों को शांत मन से और सोच समझकर फैसला लेने को कहा। सेबी ने जो एक बात बताई है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के साथ ये डिस्क्लेमर भी दिया कि रीडर्स को ये मानकर चलना चाहिए कि जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में जिन कंपनियों का नाम शामिल है उनमें हिंडनबर्ग ने शॉर्ट पोजीशन ली हुई हो सकती है। अब इस बात का क्या मतलब है? हिंडनबर्ग ने ये साफ साफ लिखा है कि रिपोर्ट में शामिल कुछ कंपनियों में उसकी शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। तो क्या हिंडनबर्ग भारतीय बाजार की गिरावट में अपनी कमाई करना चाहती थी? सेबी ने भी ये साफ कर दिया है कि अदानी ग्रुप पे जो आरोप लगे थे उसमें से 24 में से 23 की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। सेबी ने इस रिपोर्ट पे हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद हिंडनबर्ग ने बदले की भावना से ये रिपोर्ट जारी की थी, क्योंकि ये कारण बताओ नोटिस सेबी की तरफ से गया था और माधवी बुच सेबी की बॉस है। अब एक बार फिर जान लीजिए कि हिंडनबर्ग ने सेबी की हेड माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पे क्या आरोप लगाए थे। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें से एक आरोप को लेकर शायद हिंडनबर्ग भी कॉन्फिडेंट नहीं था और यही वजह है कि उसने अपने फॉलोअप रिपोर्ट में उस एक आरोप का जिक्र नहीं किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा था कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने बर्मुडा और मॉरिशस के फंड में स्टेक लिया था। ये दोनों ही टैक्स हेवन देश है। दिलचस्प है कि इन्हीं दोनों फंड का इस्तेमाल गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के होल टाइम मेंबर रहते हुए बुच ने अपने प्राइवेट अकाउंट से यूनिट रिडीम करने के लिए मेल भी लिखा था। वहीं हिंडनबर्ग का दूसरा आरोप वित्तीय कंफ्यूजन को लेकर के है। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के बीच सेबी की चेयरपर्सन रहते हुए माधवी बुच सिंगापुर की ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स की 100% मालकिन थी, लेकिन नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने इस फर्म का मालिकाना हक अपने पति को सौंप दिया। इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने से पूरी छूट थी, इसलिए इस बात का पता नहीं चल पाता है कि इस कंपनी से उनकी क्या कमाई हुई थी। हिंडनबर्ग का कहना है कि चेयरपर्सन माधवी बुच की ईमानदारी को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इस कंपनी से उनकी कितनी कमाई होती थी। वहीं तीसरा आरोप ब्लैकस्टोन के साथ हितों के टकराव को लेकर था। सेबी में बुच के कार्यकाल के दौरान उनके पति धवल बुच को ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया था और ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रिट्स की एक बड़ी इन्वेस्टर है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि बुच की लीडरशिप में सेबी ने कई ऐसे रेगुलेटरी बदलावों को पास किया जिससे रिट्स को फायदा हुआ। इन बदलावों की टाइमिंग और नेचर को ब्लैकस्टोन को होने वाले फायदों से जोड़ के देखा जाए तो पता चलता है कि हितों का टकराव भी हो सकता था। ये हिंडनबर्ग का आरोप है। इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस के दौरान सेबी की चेयरपर्सन ने एक बार रिट्स को भविष्य का फेवरेट प्रोडक्ट भी बताया था। साथ ही निवेशकों को इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव तरीके से देखने का निवेदन भी किया था। तो इस पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि बुच ने ये बातें बताते हुए कभी भी ब्लैकस्टोन का जिक्र नहीं किया जिसे इसका फायदा हो रहा था और उनके पति इसके एडवाइजर थे।
लेकिन अब लगता है कि हिंडनबर्ग अपने इस आरोप को लेकर खुद ही कंफ्यूजन में है, क्योंकि अपनी फॉलोअप रिपोर्ट में उसने इस आरोप का कोई जिक्र नहीं किया है। चौथा आरोप कंसल्टिंग बिजनेस में उलझन को लेकर था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माधवी बुच एक कंसल्टिंग फर्म अगोरा में 99% स्टेक रखती थी। इस कंपनी में उनके पति डायरेक्टर हैं और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2022 में इस कंपनी को कंसल्टिंग से 1.98 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। ये माधवी बुच के सेबी की होल टाइम मेंबर की सैलरी का करीब 4.4 गुना था। आज तक इस कंपनी में 99% हिस्सेदारी माधवी बुच के पास है और उनके पति डायरेक्टर हैं। लेकिन माधवी बुच ने अब कहा है कि सेबी चीफ बनने के साथ ही ये बिजनेस बंद कर दिया गया था। अब इसमें हिंडनबर्ग का असली खेल क्या है, ये आने वाले समय में ही पता चल सकता है। तब तक आप मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।